देखिए आंसर लिखने का जो बेसिक चीज है ना, आंसर तो बताता हूं आपको। आंसर राइटिंग के क्या आप धीरे धीरे हम बड़े आंसर्स की ओर बढ़ रहे हैं। 5 मार्कर हमने लिख लिया था, आज हमने 10 मार्कर लिखा है, इसके बाद हम 16 मार्कर पे भी जाएंगे जो हमारा अल्टीमेट गोल है। जो हमारे आयोग के एग्जाम्स होते हैं उसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, 2 मार्कर आते हैं, 5 मार्कर आते हैं, सॉरी 4 टाइप के आते हैं, 8 मार्कर आते हैं और 16 मार्कर आते हैं। ठीक है, सबकी अलग अलग शब्द सीमा होती है। 2 के लिए 20 वर्ड, 50 वर्ड, जनरली 80 वर्ड और 250 वर्ड, 100 वर्ड और 250 वर्ड ऐसे करके आप इतना मोटा नियम मान के चलिए कि एक नंबर के लिए 10 वर्ड तो मिनिमम आपने लिखने ही लिखने हैं। ठीक है, लेकिन जब ये लॉन्ग आंसर बनते हैं 16 के बजाते तो 160 पे काम नहीं चलता, फिर आपको 200-250 वर्ड लिखने पड़ते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, सबसे पहली चीज होती है कंटेंट। जितना छोटा आंसर उतना ज्यादा इस चीज की वैल्यू ज्यादा होती है। सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट है। 2 नंबर के क्वेश्चन है तो उसमें आप क्या स्ट्रक्चरिंग करोगे, क्या आप उसमें एनालिसिस दिखाओगे, कुछ नहीं कर सकते। कंटेंट ही इंपॉर्टेंट है। कंटेंट के बाद सेकंड चीज होती है स्ट्रक्चर, कि आपने किस लहजे में पूरा आंसर लिखा है। जब आप 5 मार्क्स 8 मार्क्स में जाते हो तो ये दोनों चीजें आपकी काम में आती है। इसके बाद आपका आता है प्रेजेंटेशन। सारी चीजें आपने कितना अच्छे से लिखा है, अंडरलाइन किया कि नहीं करा है, जो की पॉइंट से रुको। अब तो जितना लॉन्ग होता है आंसर, फिर इस चीज की वैल्यू बढ़ती है। लास्ट में आता है आपका वैल्यू एडिशन। जब आप एग्जाम देंगे एक्चुअल में, तो जिन लोगों से आपका कंपटीशन होगा, जब आप प्री वगैरह सब क्लियर कर लेंगे, मेंस देख रहे होंगे, तो जनरली इन तीनों पैरामीटर्स में सभी की जो नॉलेज होगी वो लगभग सेम होगी। एटलीस्ट यहां तक तो सब सेम होगी, कंटेंट और स्ट्रक्चर सबके पास सेम होगा। सभी ने वही किताबें पढ़ी है, जो भी पढ़ के गया है वही जिसने निकाला, मतलब उसका कंटेंट प्रिपेयर है। स्ट्रक्चरिंग भी आदमी अगर इतनी मेहनत करता है तो इतना समझता है, उसको ये चीजें पता चल जाती है कि इंट्रो होता है, बॉडी होती है, कंक्लूजन होती है। प्रेजेंटेशन फिर आपकी अपनी स्किल है, थोड़ा सा आप मेहनत करते हैं तो प्रेजेंटेशन भी सीख जाते हैं। फिर लास्ट में आता है जो आपको रैंक दिलाता है, वैल्यू एडिशन। आपका सिलेक्शन जो तय करेगा वो ये करेगा कि आपने कितना वैल्यू एडिशन किया है अपने आंसर में। एक आंसर हर कोई लिखेगा, कोई उसी आंसर में कोई चार्ट बना देगा, कोई ग्राफ बना देगा, कोई डायग्राम दिखाएगा, तो वो एक वैल्यू एडिशन होता है कि 4 लोगों को मैंने आंसर देखा। कामाक्षी के आंसर में मुझे मान लो एक फ्लो चार्ट दिखता है। फ्लो चार्ट समझते हैं आप क्या होता है? ये जो पॉवर्टी वाला क्वेश्चन पूछा है उसमें पॉवर्टी का आंसर लिखा और साइड में एक डब्बा बना करके एक छोटा सा फ्लो चार्ट दिखा दिया, जिसमें उसने लकड़ वाला के सामने साल लिख दिया, उसके बाद उसने ऐसे तेंदुलकर लिख दिया, ऐसे रंगराजन लिख दिया, उसके आगे साल लिख दिया, ऐसे करके। तो जो आंसर चेक कर रहा है उसे देख के पता लग गया कि यार इसने देखो कितने अच्छे से इसने पूरे हाईलाइट कर दिया कि इस तरीके से फ्लो है इसके आंसर का। ये ठीक लगेगा, ये वैल्यू एडिशन में इसको आधा 1 नंबर ज्यादा मिल जाएगा। ये चीज वैल्यू एडिशन है। जनरली 10 मार्क्स के क्वेश्चन में इतना स्कोप नहीं होता, नहीं 10 मार्क्स में स्कोप होता है वैल्यू एडिशन का। 16 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उसमें भारी स्कोप होता है वैल्यू एडिशन का। मैंने अपने जितने मेंस लिखे हैं अभी तक बहुत मेंस में लिख चुका हूं, तो मैंने ये बात रियलाइज की कि जितना वैल्यू एडिशन होता है उतना ही आपका आंसर में निखार आता है, उतना ही आपको गुंजाइश होती है। देखो मेंस क्लियर करने के लिए जितने मार्क्स चाहिए होते हैं, फाइनल मेरिट में जितने मार्क्स चाहिए होते हैं आने के लिए, उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, 20-30 मार्क्स का अंतर होता है। लेकिन जो मेंस क्लियर जो बच्चे करते हैं, जितना कंटेंट लिखते हैं सब वो लगभग बराबर होता है। अब जो सिलेक्ट होते हैं अल्टीमेटली वो जो एडिशनल चीजें लिखते हैं, जो मेहनत करते हैं हर क्वेश्चन में आधा मार्क्स एक दूसरे से ज्यादा खींचना पड़ता है। एक पेपर में 20 क्वेश्चन है तो आप 5-8 मार्क्स किसी से ज्यादा खींच सकते हैं। 7-8 पेपर में मिला के आप 30-35 मार्क्स का अंतर क्रिएट कर सकते हैं। अल्टीमेटली जब आप नहीं सेलेक्ट होते हैं, हम बाहर से देखते हैं चीजों को, तो हमें लगता है कि यार देखो जो नहीं हुआ सेलेक्ट उसके 850 है, जो टॉप रैंक लाके उसके 875 880 है। लेकिन वो जो 30 नंबर लाने के लिए मेहनत चाहिए होती है, वो अल्टीमेटली वो सबसे ज्यादा मेहनत वही होती है। क्योंकि इतनी मेहनत आप देख रहे हैं हर कोई करेगा यहाँ पे, इन पैरामीटर्स पे जो रगड़ के मेहनत करेगा और जो एक्चुअल में एग्जाम में उस दिन करेगा इन चीजों को इंप्लीमेंट, वो अल्टीमेटली रैंक लेके आएगा। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन है इसमें एक बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। सबसे पहले इंट्रो चेक करो, स्टार्ट कैसे किया आप लोगों ने, जिसने भी स्टार्ट किया। अगर आपने हिस्टोरिकल, जैसे इसमें आजादी के बाद लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, आफ्टर इंडिपेंडेंस लिखा हुआ है, तो इसमें जिसने ये बात लिखी है कि बिफोर इंडिपेंडेंस किस तरीके से आकलन होता था, उसको आप मार्क्स दोगे। अगर उसने केवल ये लिखा है कि आजादी से पहले किस तरीके से आकलन होता था, आधा मार्क्स दे दो। और अगर उसने ये लिखा है कि दादा भाई नौरोजी पहले इंसान थे जिन्होंने आकलन शुरू किया और उन्होंने जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग या अपनी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया वाली चीज देखी है, तो 1 नंबर दो। ऐसे करके 1 मार्क्स सकते हो इंट्रो के आगे, जो भी इंट्रोडक्शन लिखा। अगर ऐसा इंट्रो नहीं है
तो कुछ नहीं, इंट्रो के आगे 0 लिखना है इसका। एक साइड में बना लो, कहीं पे साइड में ये चीज बना लो ऐसे IBC, इंट्रो के आगे केवल इंट्रो लिखने के ऐसे हाफ मार्क्स देखो। अगर उसमें चीजें दिख रही है, वैल्यू एडिशन है, तो आधा मार्क्स और दो। इसके बाद आंसर के लास्ट में आ जाओ, बॉडी लास्ट में देखते हैं कंक्लूड कैसे किया आप लोगों ने आंसर। मुझे कैसे किया कंक्लूड? करें नहीं कंक्लूड, देखो 1 नंबर जाएगा सीधे बिना कंक्लूजन के। आपने मतलब कि आपने खाना खाने के लिए बुलाया किसी को घर पे, आपने सूप पिलाया, खाना खिलाया, इतना खिला दिया कि बंदे के पेट में जगह नहीं बची मीठा खाने के लिए, तो बंदा जो है संतुष्ट होकर नहीं जाएगा आपके घर से। सीधी सी बात है, इतना आपने सूप पीना है, इतना आपने खाना खिलाना है किसी को, इतना आपने जगह रखनी है मीठा खिलाने के लिए भी, तभी आदमी तृप्त होकर जाएगा दीदी आपके घर से, तभी आपको आशीर्वाद देगा। अगर कोई साधु आदमी खिला दो आप, ठीक है। इसमें स्कीम लिख सकते थे जैसे गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव करती है। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये तो फिर मैनेज करना है किस तरीके से। जैसे क्या लिखा था कंक्लूजन नहीं होगा, चलो ऐसे ही बस जो तकनीकी फिल्म का नाम लिखे हैं बस, कुछ लिखा कामाक्षी नहीं आप लोग, तो ये तो आपका 0 हो जाएगा। और ये बड़ा खराब इम्पैक्ट रहेगा। आपने कितनी अच्छी बॉडी पे लिखी होगी, आपको जो पढ़ने वाला कहेगा इसने ऐसा बुरा छोड़ दिया आंसर। बॉडी पे आ जाते हैं। बॉडी में बेसिकली 4 चीजें हमारे पास। आजादी के बाद सबसे पहले क्या था? लकड़ा वाला और नीलकंठ रथ, नहीं सॉरी डांडेकर और नीलकंठ रथ, इसके बाद लकड़ा वाला, इसके बाद तेंदुलकर और इसके बाद रंगराजन। ठीक है, जिसने ये नाम मेंशन करी है आधा आधा मार्क्स चारों नाम का। देखिए ऑर्डर में होनी चाहिए, ठीक है। अगर किसी ने सबसे पहले रंगराजन लिख रखा है, लकड़ा वाला बाद में लिख रखा है, ऐसे हौच-पौच कर रखा है, तो मत दीजिएगा, आधा मार्क्स काट दीजिएगा। केवल नाम के 2 मार्क्स है, या किसी ने इस ऑर्डर में नहीं लिखा है तो उसको आधा मार्क्स कम करिए, उसको 1.5 दीजिए। अब इसके अंदर देखिए, इसके अंदर क्या लिखा है? दो वर्ड हम देख रहे हैं, 2250 कैलोरी और कैलोरी बेस्ड। कैलोरी बेस्ड और 2250 कैलोरी जिसने लिखा है उसको आधा मार्क्स और दे दीजिए इसमें। और जिसने ये नहीं लिख करके खाली लैंग्वेज और लिख रखा है कि पॉवर्टी का आंकलन किया, ये किया, वो किया, उसको कोई नंबर देने की जरूरत नहीं, उसका कोई मार्क्स नहीं। आप लोगों का सभी का बहुत अच्छा स्तर है तैयारी करने, जो भदवानी वगैरह में जो शहरों में दिल्ली में भी क्या है, दिल्ली में खाली नाम के बच्चे हैं, कुछ नहीं करते हैं, वो पैसे मंगाते हैं घर से, खर्चा पानी करते हैं, वहां पे एग्जाम देने तक नहीं जाते हैं वो लोग। मैं अपने साथ के कई लड़कों का उदाहरण देता हूँ, अच्छे सब लड़के थे, वहां गए, उसके बाद क्या होता है ना, कॉम्पिटिटिव उसमें जाकर के, अब हम ये मत सोचिएगा ना किसी के कम नंबर आ रहे हैं, यहाँ पे तो एक शर्मनाक चीज हो गई। हम 8 लोग बैठे, तो इतनी बड़ी चीज थोड़ी है, कम आ रहे हैं तो अगली बार बढ़ जाएंगे, जिसके ज्यादा आ रहे हैं उसके कैसे ज्यादा आ रहे हैं। ये ऐसा तो है नहीं ना कि अभी आज ही अगर इसके कामाक्षी के हो गए तो कल के इसको चलो भाई तहसील तुम्हारी एसडीएम को बना देते हैं, ऐसा तो नहीं करेंगे, उसके लिए तो बहुत जूझना पड़ेगा अभी। तो इन चीजों को मतलब पॉजिटिवली लो। टेस्ट मतलब एक बहुत अच्छा वो है, सेल्फ इवैल्यूएशन का वो है बस। ये इसलिए नहीं है कि किसी को 4 लोग के बीच में ठोकने के लिए कि नहीं देखो मैंने ज्यादा कर दिया या मेरे कमाया तो मेरे पढ़ना बेकार है, ऐसा कुछ नहीं। जैसे तुम लोग ऑब्जेक्टिव अच्छा कर रहे हो, सब्जेक्टिव अगर सही कर लो, तेरा ऑब्जेक्टिव में हालत खराब हो रही है, अदरवाइज तेरी नॉलेज तो अच्छी है सब्जेक्टिव वगैरह में, तो ऑब्जेक्टिव में देखना पड़ेगा ना, जबकि इजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या दिक्कत हो रही है? लास्ट में क्लास के बाद बात करिए मेरे से लोग। किसी को कोई आपत्ति किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, सब्जेक्टिव में? देखो आंकलन में आपत्ति मत बता दो मुझे कि मुझे आधे मार्क्स ज्यादा मिलने चाहिए थे या पौने मार्क्स कम मिल गए। वो तो ऐसा है कि जहां आपकी इवैल्यूएट होंगे मेंस के आंसर आपको पता भी नहीं लगेगा किसने चेक किया कब किए। क्या आपने सबसे 20 से ऊपर किस के पिछले बार वाले लोग लग रहे हैं मुझे तो तुम दोनों के 20 से ऊपर कितने? 22। आज मोहित हो गया टॉपर वादे के अनुसार। नहीं आज पलट दिया, आज ताली हो जाओ, ठीक है तीनों के लिए, ठीक है।
सब्जेक्टिव में सबसे ज्यादा किसको दिए? 6.5 किसको दिए थे? 6.5 इन दोनों को दिए थे। 6.5 दोनों में अलग सी चीज थी, लेकिन दोनों ने मतलब कामाक्षी का प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा था। इसकी हैंडराइटिंग मतलब देख के दिल खुश हो गया था कि हाँ इसको मार्क्स मिलने चाहिए वाली चीज, और देख के अच्छी फील आई कि हाँ इसने इतना अच्छा लिखा। मोहित के आंसर में स्ट्रक्चर इतना अच्छा था कि लगा कि हाँ यार इसके उसने बढ़िया है, तब इन दोनों को 6.5। इन्होंने इंट्रो बाकी सारी चीजें कंटेंट वगैरह सब बढ़िया था, इसीलिए दोनों ने अलग तरीके से अप्रोच किया था, लेकिन मार्क्स दोनों के बराबर आए। एक जना भी इन दोनों में से अगर कंक्लूजन लिख देता, एक लाइन भी लिख देता तो वो आगे हो जाता। ये चीज आपको रैंक वगैरह देगी। पता कल के दिन जब आप एग्जाम देकर के आओगे ना, एक आपका ये कंक्लूजन किसी एक आंसर में आपका 1 मार्क्स होता है। मैं जानता हूं 1 मार्क्स क्या होता है। 1 मार्क्स होता है सिलेक्शन या रिजेक्शन। 2000 मैंने बताया आपको 17 वाला जो मेरा उत्तराखंड पीसीएस का वो हुआ था, उसमें मेरे 970 आए थे। लास्ट फाइनल स्कोर जो मेरा था 770 मार्क्स मेरे मेंस में थे और 140 मार्क्स मेरे इंटरव्यू में आए थे। 917 और 918 जिसके आए थे उसको पद मिला था, जिला कमांडेंट होमगार्ड ही मिला था भले, मतलब वो भी अब जिसके पास कुछ नहीं उसके लिए बहुत बड़ी चीज है। अब मेरे पास कुछ है तो मैं उसको थोड़ा कम उससे देख रहा हूँ कि चलो ठीक है मेरे पास उससे बेहतर चीज है, लेकिन लेवल 10 की नौकरी है वो, ग्रुप बी की उत्तराखंड सरकार में। अच्छा खासा आपको गाड़ी घोड़ा 2 बंदे सारी चीजें मिलती हैं। तो सोचो मतलब 3 साल से मैं तो मेरे को रोज वो होता था कि यार बताओ 1 नंबर कहीं पे 1 नंबर, मतलब वो मेरा आलस भी हो सकता है जो एग्जाम में मैंने नहीं किया। कई जगह यार इतना ही लिख देता हूँ, चलो छोड़ो क्या, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने देखनी है कि हर एक आधे मार्क्स के लिए जूझना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव एंटायरली अलग गेम है, उसमें थोड़ा सा आपने टेम्परामेंट अपना बनाना पड़ेगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं तो 2 चीजें हैं, या तो आपने पढ़ाई नहीं करी, आपको आता ही नहीं था, दूसरा ये है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं जो विकल्प है उसके बीच में। पढ़ के आते हैं लेकिन देख के आपको लगता है कि यार पढ़ा तो था लेकिन मैं वो नहीं कर पा रहा। तो इसके लिए एक ही मात्र सोल्यूशन है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे इवेंचुअली हर सब्जेक्ट के लिए। आप लोग एक काम करिएगा, सारे सब्जेक्ट्स में पढ़ने लग गए ना, हर सब्जेक्ट को हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी चीजें पढ़ रहे हैं। आपकी एक किताब आती है घटना चक्र। घटना चक्र पता है आपको, ले रखी है आपने? लिए घटना चक्र इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में आती है। हाँ इंडिविजुअल सब्जेक्ट की आती है। जो सब्जेक्ट आपका चल रहा है, मान लो हिस्ट्री चल रहा है, हिस्ट्री की घटना चक्र खरीद लो, ठीक है। मोटी सी किताब है, एंशिएंट मेडिवल और मॉडर्न इसमें सब अलग अलग दे रखा है। जो चैप्टर आपको पढ़ा लिया जाता है क्लास में, एक बार चैप्टर पूरा हो गया उसके बाद उस चैप्टर को रिवाइज करो, उसके बाद उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। अटेम्प्ट करके उससे करो कि मैंने देखना है, उसके बाद 10 क्वेश्चन करें, एक दिन में 10-15 क्वेश्चन कर लिए, एक साथ 100-200 करने की जरूरत नहीं है। 5-6 दिन लगा करके चैप्टर खत्म करो और देखो फिर आपके क्या गलत हो रहे हैं क्या सही हो रहे हैं, कोई चीज क्या चीज आपको याद नहीं हुई थी। ऐसे करके आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने का जो टेम्परामेंट कहते हैं, इसे टेम्परामेंट को हिंदी में क्या कहते हैं एग्जैक्टली पता है, टेम्परामेंट आपका डेवलप होगा और प्री आपका टेम्परामेंट ही क्लियर कराएगा। मेंस अगर कराया जाए तो अभी जो सबसे अच्छी स्थिति है कामाक्षी और मोहित की है। अगर मेंस करा दिया जाए तो आप लोग अभी थोड़ा आप लोगों को मेहनत की जरूरत है, लेकिन ये लोग मतलब इस स्टेज पे है कि ये लोग अच्छा लिख लेंगे अगर इनको थोड़ा गाइडेंस दिया जाए। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर प्री कराया जाए तो फिर केवल मोहित और जलज का ही क्लियर होगा आज की तारीख में प्री, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन केवल यही। कामाक्षी आंसर अच्छे लिख रही है लेकिन प्री ही नहीं क्लियर कर पाएगी तो फिर उन अच्छे आंसरों का क्या फायदा, ठीक है। मिस अलाइंड प्रायोरिटीज आपकी नहीं होनी चाहिए। एक आपने सब्जेक्टिव में इतना ध्यान दे दिया कि आप ऑब्जेक्टिव क्लियर ही नहीं कर पाए, या आपने ऑब्जेक्टिव इतना रगड़ लिया कि कल के दिन आपसे आप मेंस पे मेंस लिखने वाले बनते जाएंगे। बस आपके मोहल्ले में नाम होगा, यार दोस्तों में नाम होगा कि देखो यार इसके देखो 3 मेंस लिख चुका है। ऐसे नाम से कुछ नहीं होता, मैं आपको बता देता हूँ। एक पॉइंट के बाद शर्म आने लगती है, कहते हैं कि नहीं भाई मेरा हुआ ही नहीं क्लियर, इस बार प्री ही नहीं क्लियर हुआ, ये कहना पड़ता है लोगों से। हर बार झोला झंडी पकड़ के मेंस लिखने चले जाता है, क्लियर तो कभी होता नहीं है इसका। इस बार तो फ्री नहीं हुआ। कोई बात नहीं, चलो लोग कहते हैं कि वो ठीक है। मिसअलाइन मत करिए प्रायोरिटी। जहां पे आपका दिक्कत हो रही है रजत, ऑब्जेक्टिव में ध्यान देना शुरू कर दो अभी से, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ा सा, और सब्जेक्टिव की नॉलेज ठीक है आगे के लिए अच्छा है, नॉलेज बेस ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव निकालना पड़ेगा ना उसके लिए। वो एक स्क्रीनिंग एक्सरसाइज है बस, छानने के लिए। ऑब्जेक्टिव प्री निकालने से कुछ नहीं हासिल होता, प्री निकालने से कोई सम्मान नहीं होता, कुछ नहीं होता। कितने भी आप ज्यादा मार्क्स ले आओ, प्री से कुछ नहीं होता। मैं अभी जो हमारा पीएफएस का एग्जाम हुआ था उसमें प्री के उत्तराखंड वाले तो सारे मार्क्स भी देते हैं, प्री के बाकी को। तो उसमें जो बच्चे जिनके 150 में से ऐसे बच्चे भी थे जिनके 125-130 नंबर आए, कट ऑफ 96.5 ही गई थी। क्या हो गया, आपने 125-130 ले आए, फिर आपका मेंस ही नहीं निकला। मेंस निकल गया तो आप मेरिट में नहीं आए, 96, 97, 98 वाले आ गए मेरिट में।
तो उस मार्क्स से क्या हासिल हुआ? इसका मतलब है आपने जो तैयारी है उसको सही से मैनेज नहीं किया। आपने मेंस में कम ध्यान दिया, प्री में ज्यादा दे दिया। अभी तैयारी इंटीग्रेटेड रखो, जब प्री नजदीक आए तो प्री की तैयारी, जब मेंस नजदीक आए तो मेंस की तैयारी।